हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अब तक सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ऑलरेडी 2021 तक मैंने कवर कर लिया है। अब 2022 का आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका मतलब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बाकी बच्चे मतलब कोशिश यही करो आप लोग कि थोड़ा सा इस चीज़ को और ज़्यादा मतलब प्रोपगेट करो, ठीक है। बिकॉज मतलब आप लोगों की हेल्प की वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको मतलब शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि बायो से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी उसका हो, वो मतलब उसके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी रेट वगैरह के भी मतलब आ ही चुके हैं। आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, हरियाणा के मतलब टेट हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है मेन एग्ज़ाम्स भी होंगे ही। बीपीएससी के हो गए, यूपी वगैरह के। तो जो भी है, जैसा भी है, आप सभी का फ्रेंड सर्कल कोशिश यही करो कि मतलब इसके रीच को और ज़्यादा बढ़ाओ, ठीक है। बाकी आज हमने 2021 तक के सारे पेपर्स मतलब कवर कर लिए हैं बायो के पोर्शन को। अगर आपको जनरल पेपर में भी किसी भी पोर्शन में कोई भी मतलब प्रॉब्लम है या कुछ भी हेल्प चाहिए ना, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो 2022 का पेपर है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं टॉपिक वाइज मतलब चीज़ों को कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसे हम लोग पहले जेनेटिक्स पे मतलब जेनेटिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग पहले जेनेटिक्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे देखते हैं मतलब जैसा भी होगा। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो फिर आप बताना, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग भी करवा दूँगी। तो ये क्या है, एग्ज़ाम 2022 का है बायो का, ठीक है। लेवल 3 पीजीटी फॉर लेक्चरर। बाकी जनरल पेपर वही था, सारी चीज़ें वही हैं। और यहाँ पे हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं बायो के, जिसमें हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा तो एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और अगर थोड़ा टाइम लग रहा होगा तो इसको फिर 2 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि आर्जिनिन के लिए जो कोडोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो क्या आप सभी को पता है? अगर नहीं पता है तो आप चलो मेरे साथ इसको नोट कर लो। इसमें भी देखो सबसे पहले क्या है कि आर्जिनिन क्या है, एक वाइट वाटर सॉल्युबल अमाइनो एसिड है, ठीक है। दैट इज अ कंपोनेंट, कॉमन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। द ग्वानिडीन ग्रुप इन आर्जिनिन इज द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ किसके लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO के लिए ये क्या है, प्रिकर्सर है। तो अगर कभी प्रिकर्सर पूछता है तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। बाकी कोडोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 6 कोडोन्स के लिए ये होता है, जिसमें इसको मतलब 2 भागों में किया गया है। एक है CGN कोडोन्स होते हैं और एक होते हैं AGR कोडोन्स। तो जो CGN कोडोन्स होते हैं उसमें देखो किस किस के लिए है, ये CGA, CGC, CGG और CGU, ठीक है। ये हो गया, मतलब U कैपिटल ही रहेगा। और जो AGR कोडोन्स हैं, एक सेकेंड, जो AGR कोडोन्स हैं इसमें क्या क्या इसमें आ जाता है AGG और AGA, ठीक है। इस तरीके से है ये, तो इसको नोट कर लो कहीं भी। मे भी रिपीटेशन तो हो ही रहा है, मतलब मैंने देखा है पेपर में, अब तक मैंने करवाए हैं तो देखा है कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो क्या पता नेक्स्ट टाइम इसमें से कोई मतलब इसको चेंज करके पूछ ले। तो देखो यहाँ पे CGC है हमारे पास, AGA भी है, ठीक है, CGG भी है, बट AGU नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जो कि क्या है, आर्जिनिन के लिए कोड नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करें कि AGU जो है वो किसके लिए कोड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि AGU जो है वो सिरिन के लिए कोड करता है, ठीक है, सिरिन के लिए कोड करता है। अब बाकी और भी जो और कौन कौन से कोडॉन्स हैं जो सिरिन के लिए कोड करते हैं, तो इनको लिख लेते हैं साथ में, यहीं पे इसको नोट कर लीजिए। UCA, UCG, UCU और UCC, ठीक है। तो ये सारे किसके लिए कोड कर रहे हैं, सिरिन के लिए कोड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग डोमिनेंट जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसमें ज़्यादा नहीं है बट फिर भी मैं इसको बता देती हूँ आपको, इसको भी नोट कर लीजिए साथ में। और हम लोग इस तरफ में रिसेसिव वाली जो है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे मतलब मेंशन कर दिए। देखो आप सभी के लिए एक्स लिंक डोमिनेंट इस तरफ में है और एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो इस तरफ में मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टाइम मे बी इसमें से कोई भी 3 दे करके चौथी इधर उधर से मिला देगा। तो देखो एक्स लिंक डोमिनेंट की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्यूडो रिकेट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर है वेबिंग ऑफ टोज, और थर्ड जो है वो है डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है, या टूथ लिख लो इसको। उसके बाद में एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, फिर दूसरे नंबर पे आता है हीमोफीलिया, थर्ड है G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, ये डी जो है ये कैपिटल होगा। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी, एंड द फोर्थ वन इज डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये सारी जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं इन्हें एक्सप्लेन करने लगूंगी तो शायद यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी या शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, हीमोफीलिया होगा यहाँ पे। बाकी इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गई। उसके बाद में अगर आपसे वाई लिंक्ड पूछता है ना कभी, तो उसको भी यहाँ पे नोट कर ही लो साथ में। वाई लिंक्ड में देखो पूछेगा तो आप क्या मार्क करोगे, एक तो हेयरी ईयर होता है। ठीक है, जिसको हाइपर ट्राइकोसिस के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों के कान पे क्या होता है, बाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर ट्राइकोसिस आ जाएगा इसमें। और एक होता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, जो कि किससे, SRY जीन से होता है। एक ये हो जाएगा, मतलब 2 इसमें आ जाएंगे, वाई लिंक्ड में आ जाएंगे। इसको नोट कर लेना, बस मैंने ऐसे रफली लिख दिया है। और एक लास्ट वाला होता है जो होता है XY लिंक्ड इनहेरिटेंस। XY वाले में देखो क्या आ जाता है, सबसे फर्स्ट वाली जो है ये है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। और उसके बाद में आता है दूसरी है नेफ्राइटिस। ठीक है, किडनी से रिलेटेड है ये नेफ्राइटिस। और थर्ड वाली जो है ये होगी जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। मैं बोल रही हूँ वैसे मैं मतलब लिख लीजिए साथ साथ में, मे भी शायद हैंड राइटिंग उतना क्लियर ना हो यहाँ पे। तो ये सारी हो गई हमारी XY लिंक्ड, जिसमें देखो टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो है वो XY में आएगा, लेकिन अगर सिर्फ बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आएगा। फिर XY में क्या था, नेफ्राइटिस और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए सफिशिएंट है। बाकी इनको डिटेल में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे स्यूडो रिकेट्स हाइपरट्राइकोसिस दे भी रखा था, तो स्यूडो रिकेट्स तो एक्स लिंक्ड में आ जाएगा, हाइपरट्राइकोसिस किस में आ जाएगा, वाई लिंक्ड में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लेना, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। बच्चों में मतलब वैक्सीन फेल होने का क्या कारण है। भाई सीधी सी बात है, मैटरनल एंटीबॉडी होती है उनके पास, इसी वजह से क्या है, बाहर से कुछ भी जाता है तो वो क्या है, उसको मतलब फॉरेन पार्टिकल समझ के किल कर देते हैं। ठीक है, तो 93 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में है। बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट। नहीं, पेक्टोरल गर्डल जो है वो स्नेक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि देखो स्नेक में कौन कौन सी बोन्स एब्सेंट होंगी, पेक्टोरल गर्डल हो गया, स्टर्नम हो गया, थोरेसिक लिम्स वगैरह, ये सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, सही है। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबॉर्न वाइब्रेशंस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। कह रहा है कि अर्माडिल्लो,
ठीक है, आर्माडिल्लो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, मतलब आर्माडिल्लो से हम लोग किस चीज़ की वैक्सीन बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कोरोना या एड्स। तो ये लेप्रोसी की वैक्सीन इससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, केमिकली एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है अपने आप में, तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। बाकी जिनको नहीं मालूम है वो एनसीईआरटी का क्लास 11th वाला हार्मोन्स वाला चैप्टर है, उसको अच्छे से जाके पढ़ लेना, क्योंकि सबसे लास्ट में उस चैप्टर के जो लास्ट में इंफॉर्मेशंस दी है ना कि कौन कौन से हार्मोन्स प्रोटीन है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कौन से सेल के मेम्ब्रेन पे काम करते हैं, कौन से सेल के अंदर जाके काम करते हैं, तो वो एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्राई करूँगी मैं, अगर कभी टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा कवर कर लूँगी उसको भी, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है यहाँ पे कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, अगर आपने बायोटेक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें देखो ध्यान से। तो देखो ये क्वेश्चन भी जो है ये भी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में जो बायोटेक वाला चैप्टर है उसमें आपने अगर पढ़ा होगा कि आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए आई करके था, पेज नंबर 209 पे ये चीज़ अच्छे से दी हुई है, आप देखना, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस का दिया हुआ था, आरएनए आई करके। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब केवीएस में भी पूछा है, ये पूछा था कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए था या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, क्वेश्चन ये था एग्जैक्टली, मेरे को याद है। बट यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है क्या। तो ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि इसमें किया क्या जाता था आरएनए इंटरफेरेंस में, मतलब ये हो कहाँ पे रहा था, ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को मतलब ये बीमार कर रहा था, ठीक है। कौन था, एक नीमेटोड था, मिलोइडिगाइन आइकोग्नेशिया, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट कर रहा था। तो ग्रेड मतलब रिडक्शन हो रहा था उसकी ईल्ड वगैरह में। तो यहाँ पे मतलब ये एक्सपेरिमेंट मतलब किया गया, एक नई स्ट्रेटेजी लेकर के आए थे, जिससे क्या था, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस के तौर पे इसको मतलब यूज़ किया गया था। और ये बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे कैंसर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और बाकी ओकुलर डिजीजेस वगैरह में भी हेल्पफुल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स के लिए ही अच्छा है, एनिमल्स के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर इसका प्रोसेस है तो मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वो मुझे समझाना पड़ेगा। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, इज़ अ ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म दैट यूजेस शॉर्ट केमिकली मॉडिफाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स टू बाइंड टू आरएनए टारगेट, मतलब जो भी इसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज़ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक डीएनए हो जाएगा ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। बट जो न्यूक्लियर डीएनए की बात की जा रही है, न्यूक्लियर डीएनए कैसा है हमारा, यूकैरियोटिक डीएनए हुआ ना ये, ठीक है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों में होता है। बाकी दे डिफर इन जीसी कंटेंट, मतलब ठीक है ये भी, दे डिफर इन देयर बायोंट डेंसिटी वैल्यू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे डिफर इन टाइप्स ऑफ बेसिस, दे डिफर इन मेल्टिंग टेम्परेचर। यहाँ पे देखो बात अगर की जाए तो यहाँ पे जो जीसी कंटेंट होता है ना, ये इन दोनों में ज़्यादा मतलब प्रियोरिटी रखता है। वैसे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन सीधी सी बात है यार, ये प्रोकैरियोटिक है तो ये सर्कुलर है, ये लीनियर होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब वैसे डिफरेंस देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट बेसिकली जो है वो जीसी कंटेंट जो है वो डिफ़र करता है। और जीसी कंटेंट में भी बात की जाए तो जीसी कंटेंट में टीएम वैल्यू का मतलब जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर वाली जो बात होती है, इसके इसके बिहाफ पे मतलब इसको ज़्यादा वो किया जाता है कि प्रोकैरियोट का जो जीसी होता है, जीसी वैल्यू या मतलब टीएम वैल्यू वो ज़्यादा होता है, यूकैरियोटिक का कम होता है। तो मेनली जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, मतलब दे डिफर इन मेल्टिंग टेम्परेचर। हाँ ये बात भी सही है,
मतलब सॉरी रॉन्ग पूछ रहा है ना, तो दे डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस, यहाँ पे आंसर जो है ये थर्ड निकल के आएगा। और बाकी अगर बेसिस की मतलब बेसिस की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो बेसिस का मतलब यही है कि देखो जो न्यूक्लियर डीएनए है यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और बाकी शेप की भी बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर होता है और ये लीनियर होगा, बता ही दिया मैंने। साइज़ की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मच स्मॉलर है और ये वाला तो काफ़ी लार्जर हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो है वो 16,569 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये डाटा। और बाकी अगर न्यूक्लियर डीएनए की बात की जाए तो यहाँ पर 3.3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो बस इसी जगह पे जो है ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बाकी डिफरेंस तो बहुत सारा है, फंक्शन के बेसिस पे आप देख ही रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकोड प्रोटीन और मतलब जो भी है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक के लिए ही मतलब ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये प्रोटीन पूरी बॉडी के लिए बना रहा है। जो प्रोकैरियोटिक वाला है इसमें हिस्टोन के साथ बाइंडिंग नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन वगैरह के साथ बाइंडिंग आ जाती है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, बट हेयर according to the question option 3 is the right answer. So let's move on the next question, question number 99. थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करना पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट बताना है। सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मतलब सपोज दैट अगर वही घुटने वाला ही एग्जाम्पल लिया जाए इस तरीके से, मतलब मेरे डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक हैमर सा दिखाता है ना, फिर ये ऐसे वो होता है, तो ये तो सबसे पहले मतलब क्या जाएगा, पहले रिसेप्टर्स होंगे ना। रिसेप्टर्स मतलब कुछ रिसीव किया तो कहाँ, सेंसेस हैं तभी आप रिसीव करोगे। अगर मतलब वहाँ पे सेंस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो फिर वो कैसे काम चलेगा। बाकी ये आर्क का अगर डायग्राम अच्छे से याद होगा तो वहाँ पे रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स को जाता है, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को, फिर मोटर न्यूरॉन को और फिर मसल्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है दिस इज द राइट आंसर, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द फर्स्ट टेट्रापोड्स ओरिजिनेटेड इन। जो हमारे फर्स्ट टेट्रापोड्स थे वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने थोड़ा सा 2021 वाले पेपर में थोड़ा सा बताया भी था। आप लोगों ने तो मतलब वो वीडियो एकदम स्किप ही कर दी है, ठीक है। अब तक हार्डली 20 लोगों ने देखा है। तो मैं अपने ओन इंटरेस्ट से नहीं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चे तभी मैंने बताया आपको, बट आप लोगों का ऐसा गंदा सा रिस्पॉन्स रहता है ना, इसीलिए मैं कुछ अब एक्स्ट्रा इंक्लूड ही नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होता है अर्ली डेवोनियन पीरियड, ठीक है। इसका आंसर ये है, अर्ली डेवोनियन पीरियड में फर्स्ट टेट्रापोड्स आए थे। और बाकी अगर डेवोनियन की बात करता है तो बेसिकली वो किसके लिए होता है, फिशेस के लिए भी होता है, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पोरीफेरा वाला फाइलम, तो वहाँ पे क्वानोसाइट्स होते हैं जो कि इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, इसमें देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस पढ़ ले, मतलब चार जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं, फिर करेक्ट ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो अगर एक ट्री है तो इस ट्री पे मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। मतलब सपोज दैट एक ट्री है, फिर उस ट्री पे मतलब कुछ मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे सपोज करो एक ट्री है, ठीक है। एक ट्री हो गया, मतलब ट्री क्या है, एक तरीके से यहाँ पे ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। प्रोड्यूसर हो गया, फिर इस पे मतलब हर इस पे बहुत सारी ऐसे ब्रांचेज होंगी, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेज होंगी ना इस पे, तो इन ब्रांचेस पे क्या होंगी, मतलब बर्ड्स होंगी, ठीक है। तो बर्ड्स किस में आ जाएंगी, मतलब हर्बीवोर्स में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आता है बर्ड्स के ऊपर भी मतलब क्या होंगे, कुछ पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ना बर्ड्स पे,
तो फिर अगर पैरासाइट्स आ जाते हैं या मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह भी तो होंगे इस पे, मतलब बर्ड्स पे ही नहीं, मतलब और भी वैसे बहुत सारे मतलब कीड़े मकोड़े भी तो रहते हैं पेड़ पे, देखा होगा। तो पैरासाइट्स ना लिख करके आप मतलब इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे लिख सकते हो। एक सेकंड में इसको इस साइड लिखती हूँ। इधर पे ये प्रोड्यूसर हो गया, फिर बर्ड्स जो है वो किस में आ जाएंगी, हर्बीवोर्स में आ जाएंगी। हर्बीवोर्स के बाद में जो इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे, इंसेक्ट वगैरह ये सारे क्या हो जाएंगे, एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हो गए। और फिर इनके ऊपर भी मतलब और भी हाइपर पैरासाइट्स भी होते हैं। तो एक तरीके से हाइपर पैरासाइट्स, तो देखो ट्री तो एक ही था, लेकिन फिर ट्री के बाद में बर्ड्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ट्री सिंगल था, फिर बर्ड्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई, बर्ड्स के बाद फिर इंसेक्ट्स तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं ना नंबर में, फिर उनके बाद फिर हाइपर पैरासाइट्स और भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये केस जो है वो क्या कहलाता है, नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात करेगा, नंबर की बात करेगा ट्री इकोसिस्टम में, तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, नहीं, बायोमास जो है वो इन्वर्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, कह रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड नहीं होगा, ये होना चाहिए, ये अपराइट होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ट्री से बात करते हैं तो ट्री का बायोमास डेफिनेटली बर्ड्स, इंसेक्ट और इन सबों से मिला के क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना। तो फिर ट्री आएंगे, फिर उसके बाद में बर्ड्स, फिर इंसेक्ट्स, और फिर उसके बाद में जो भी इस पर पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। तो ये सी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद में डी क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो बायोमास जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या आते हैं, अगर मतलब एक्वाटिक यानी कि सी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं, ठीक है। फिर जू प्लैंक्टॉन मतलब पहले फाइटो प्लैंक्टॉन्स आएंगे, फिर उसके बाद में जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं, फिर स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, इस तरीके से। तो बायोमास जो है, बायोमास का पिरामिड जो है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ए बी डी, ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। बाकी इन्होंने जो इनकी की आई थी, उन्होंने ए और डी को ही माना है। अब मुझे नहीं समझ में नहीं आता बी को इन्होंने गलत क्यों माना है, क्योंकि ट्री वाला जो है वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी सब से पूछते हैं, ट्री का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, और एक ये वाले मतलब जो एक्सेप्शंस हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एनर्जी का तो हर केस में क्या है, अपराइट ही होता है, आप सभी को मालूम ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो कॉन्कोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, सेल ऑफ मोलस्का की, ठीक है, मोलस्का के शेल्स की स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। और व्हाट इज द स्टडी ऑफ मोलस्का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ मोलस्का का। देखो मोलस्का को एक्चुअली ये क्या है, एक ग्रीक मतलब एंशियंट ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है मलैकोस और दूसरा होता है लोजिया, ठीक है। मलैकोस का मतलब ही क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, और लोजिया मतलब तो सबको मालूम ही है कि क्या होता है, स्टडी ऑफ, ठीक है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं मलैकोलॉजी, ठीक है। और मलैकोलॉजी जो ब्रांच है, इसके तहत मतलब जो भी फाइलम मोलस्का है इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसकी स्टडी को स्टडी ऑफ मोलस्का क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मोलस्का इज मलैकोलॉजी। और अगर शेल ऑफ मोलस्का की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शेल ऑफ मोलस्का को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्कोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। व्हाट वी कॉल इट, कॉन्कोलॉजी। बाकी ध्यान रखिएगा, अब फाइलम मोलस्का में तो पता ही है, स्नेल, स्लग, क्लैम्स, मसल्स, स्क्विड, ऑक्टोपस, स्कैलोप्स, एस्टर और काइटॉन्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखो कॉन्कोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मोलस्क सेल्स को बोलते हैं। बाकी इसमें एक और टर्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो, ये है ट्यूथोलॉजी,
ट्यूथो मतलब टीथ से रिलेटेड हो गया, और लॉजी, तो ट्यूथोलॉजी जो है वो किसके लिए होगा, स्टडी ऑफ सिफेलोपोड्स, जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सच एज, अब इसमें देखो एग्जाम्पल में सारे वही आ जाएंगे, ऑक्टोपस, स्क्विड और कटल फिश वगैरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम, अभी कॉन्कोलॉजी से पूछ लिया है, अगली बार वो पूछ ले। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसी के अंडर में आते हैं, मलैकोलॉजी के ही ये लोग क्या हैं, मलैकोलॉजी, इसके दो सब डिविजन्स आ जाते हैं ये। ठीक है, सब डिविजन्स हैं ये मलैकोलॉजी के, दो सब डिवीजन है, ट्यूथोलॉजी, TEUTHO ट्यूथोलॉजी, एंड द सेकंड वन इज कॉन्कोलॉजी। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। देखो बताने को तो क्या है बच्चे, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर टिक करके निकल जाऊंगी, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है उस तरीके से पढ़ाने का। 104 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट विरियन, विरियन के बारे में हमें बताना है। तो ये कैसा होता है, इंटरसेलुलर है, ठीक है, ए सेलुलर है, सारे वायरसेस उसी में आते हैं, क्रिस्टलाइजेबल भी होते हैं, बस एक्स्ट्रा सेलुलर वाली बात जो है वो यहाँ पे हजम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि द यूनियन ऑफ साइनस विनोसस, ठीक है, साइनस विनोसस जो है विद राइट ऑरिकल इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसे देखो हमारा ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो हमारे चैम्बर में क्या है, मतलब राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहीं पे क्या होता है हमारा एसए नोड होता है, और यहाँ पे एवी नोड होता है। ठीक है, ये क्या था, एसए नोड है और ये एवी नोड है। इसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, और ये क्या कहलाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट। ठीक है, पेस सेटर ऑफ हार्ट। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो शायद सबको पता ही है। अब देखो यहाँ पे मतलब ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट इन द सेंस कि ट्विस्ट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस बात ये होती है कि जो लोअर वाले हैं, मतलब कि जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस वगैरह हो गए, तो इसमें जो साइनस विनोसस है इज द फर्स्ट चैम्बर इन द हार्ट ऑफ मैनी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड इन द एम्ब्रियो ऑफ बर्ड एंड मैमल्स इट ऑल्सो हार्बर्स द डोमिनेंट कार्डियक पेसमेकर। मतलब उन लोगों में ये साइनस विनोसस जो है वो एज ए एसए नोड एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये मैमल के हार्ट की बात कर रहा है, तो देखो इन मैमल्स द साइनस विनोसस मर्जेस विद द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, जो हमारी वॉल है राइट एट्रियम की, इसके साथ में कौन मर्ज कर रहा है, साइनस विनोसस मर्ज कर रहा है, टू फॉर्म अ स्मूथ पार्ट कॉल्ड साइनस वेनेरम। क्या बनाता है फिर वो, साइनस वेनेरम का फॉर्मेशन करता है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सेकंड जो है ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, भाग मत जाना, आप सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में। द साइनस वेनेरम इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एट्रियम बाय अ रिज ऑफ फाइबर्स कॉल्ड, मतलब इसको ये जो है साइनस वेनेरम इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एट्रिया, मतलब बाकी एट्रिया से ये एक रिज, मतलब रिज एक तरीके की मतलब दीवार से ये क्या है, इसको अलग किया जाता है, और उसको उसको मतलब रिज ऑफ फाइबर से यहाँ पे लिख ही देते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एट्रिया बाय अ रिज, रिज ऑफ फाइबर्स। नोट कर लेना इसको, अगली बार पता चल रहा है इसी में से कुछ पूछ ले रहा है। तो रिज ऑफ फाइबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा टर्मिनैलिस। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं उसको, क्रिस्टा टर्मिनैलिस। और ये है क्या, मतलब ये बना कैसे, साइनस वेनोसस मर्ज विद द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, जब साइनस वेनोसस जो है वॉल मतलब राइट एट्रियम की ऑरिकल की
वॉल के साथ में जब मर्ज कर रहा है तो वहाँ पे क्या बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर, एक स्मूथ पार्ट जो बन रहा है वो है साइनस वेनरम। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और पता नहीं कभी भी कहीं भी पूछ सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, तो ये था, कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 106 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो बताओ आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कैसी होती है, पोरस होती है या नॉन पोरस होती है। आई थिंक पता है आपको, पोरस होती है। और कैसे पोरस होती है, वहाँ पे पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछ कह रहा है एंजाइम्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये इतने सारे जो हैं ये एंजाइम सारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, लाइगेजेज, सक्सिनेट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज और NADH साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लैरिंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलेसेंस। मेल में देखा होगा आपने, मेल्स की मतलब पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी हो जाती है उससे। तो यहाँ पे जो गले पे ये हड्डी बाहर की तरफ ऐसे हल्की सी निकली होती है ना, लैरिंजियल प्रोमिनेंस, उस वो कौन सी बोन होती है, तो वो थायराइड बोन होती है। बाकी ये बोन भी अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मतलब जितनी भी बोन्स वगैरह हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड, आर्टिनॉइड, ये सारी इसी पे लगी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि प्रोटोगाइनस hermaphrodites refer to organism that are born female and some point in their lifespan change sex to male। मतलब प्रोटोगाइनस hermaphrodite होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पहले तो वो फीमेल रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में थोड़ा लाइफ स्पैन जब उनका स्पेंड होता है तो वो अपने आप को मेल में चेंज कर लेते हैं। तो प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मगजमारी मेरे से नहीं हो सकती क्योंकि ये एनिमल किंगडम का बहुत ही डीप क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रोटोगाइनी यहाँ पे जो आंसर है वो है ड्वार्फ एंजल फिश, ठीक है, इसी में देखने को मिल रही है। बाकी देख लेना, बाकी ऑप्शंस भी आप लोग चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 मिसेल्स ग्रेन्यूल आर मेड अप ऑफ। तो सबको पता है ये RNA और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, यहाँ पे देखो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द पेयर, पेयर ऑफ, किसका पेयर सेलेक्ट करना है, पेयर ऑफ स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स का हमें पेयर बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले वाले में तो देखो सिनकोना ऑफिसिनालिस, ठीक है, और दूसरा है सिनेमोमम जाइलेनिकम। मतलब स्पीशीज पे मत जाओ, जीनस जीनस पढ़ोगे तो भी मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो पेयर्स बताने हैं, वो भी पेयर्स किसके बताने हैं, हमें मसालों के पेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, मैंने इसीलिए आपके लिए इसको मतलब हिंदी में भी लिख लिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखो दिया गया है सिनकोना ऑफिसिनालिस, ठीक है, सिनकोना ऑफिसिनालिस एंड सिनेमोमम, मतलब जो भी इसकी स्पीशीज़ है जाइलेनिकम। तो सिनकोना का सबको पता ही होगा कि ये क्या है, सिनकोना ऑफिसिनालिस एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि क्या है, सिनकोना स्पीशीज़ जो है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्विनाइन, ठीक है, क्विनाइन ड्रग ऑब्टेन करते हैं ना, और वो क्या होता है एंटी फीवर या एंटी मतलब ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। सिनकोनाइन या सिनकोनाइडीन ऐसे करके मतलब इससे बहुत सारी निकाली जाती हैं। बाकी ये जो सिनेमोमम है ये क्या है, दालचीनी है जो कि हम लोग एज ए मसाले में मतलब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें पेयर वो बताना है जो क्या हो, दोनों मसाले ही हों। तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये तो मेडिसिनल पर्पज से आ गया ना, ये तो मेडिसिन में आ गया, ये उसमें नहीं आएगा मसाले में, तो ये गलत हो गया। उसके बाद अगला है ऑप्शन बी, कह रहा है कि पेपर निगरम काली मिर्च और प्लेंटेगो ओवेटा जिसको इसबगोल कहते हैं, मतलब लूज मोशन वगैरह के लिए हाईली फाइब्रस होता है। तो ये भी दोनों अलग अलग हो गए, एक मसाला है दूसरा अलग हो गया। फिर तीसरा है इलेटेरिया कार्डेमोमम,
ठीक है, यानी कि हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है ग्रीन कलर वाली, चाय वगैरह में डालते हैं, पुलाव वगैरह, बिरयानी वगैरह में। तो ये तो मसाला हो गया। बाकी सिनेमोमम, जय लेनिकम, ये भी क्या है, मसाला ही है, दालचीनी ही तो है ये। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, मसाले में आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पे। फिर डी वाले में देखो क्या दिया है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, ये भी क्या है, मेडिसिनल प्लांट ही है, ठीक है, इससे भी मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। और प्लेंटागो ओवेट, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ई वाला, इसमें दिया है माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस, यानी कि जिसको हम लोग जायफल बोलते हैं। जायफल देखो एक्चुअली होता क्या है, ये मतलब एक फ्रूट होता है, उसको जब अंदर से कट करोगे तो उसमें क्या है, एक सीड निकलता है, और सीड के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे लगा होता है, मतलब रेड कलर का। तो जो ये रेड कलर वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसी को जावित्री बोलते हैं, मेस, ठीक है। ये क्या होता है, सीड्स का एरिल एरिल पार्ट होता है ये। और उसके अंदर ये जो लगा होता है राउंड सीड, ये सीड क्या होता है, ये जायफल होता है। और दूसरा है फेरुला एसाफेटिडा, जिसको हींग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। ये दोनों भी मसाले हैं और ये दोनों भी मसाले हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनकी फैमिलीज़ क्या क्या होंगी। तो ऑप्शन जो है वो सी और ई, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एटलीस्ट जो यहाँ पे फैमिलीज़ मेंशन है, जो यहाँ पे इस जीनस है, इनकी फैमिलीज़ आप मुझे बताओ कि ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विच इज़ यूज एज फिश बेट। बेट मतलब क्या होता है, चारा, जो मछली पकड़ने के लिए चारा यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे लीच, नेरीज, एरेनिकोला या फेरिटीमा। तो सबको पता है फेरिटीमा पॉस्थ्यूमा, यानी कि क्या है ये, केचुआ, इसको यूज़ करते हैं मछुआरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, कह रहा है कि PBr322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग। तो ये क्या है, एक तरीके का मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। इसमें भी PBR का भी फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए अगर, तो इसको भी एक बार सुन ही लो ध्यान से। PBR का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म है, P फॉर प्लाज्मिड हो गया, B जो है ये क्या थे, साइंटिस्ट के नाम है, जो दो साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये कब बना था, 1977 में बनाया गया था बाय हर्बर्ट बोयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को एंड नेम्ड आफ्टर फ्रांसिस्को बोलीवर जेपाटा एंड रेमंड एल रोड्रिगेज, ठीक है। तो बोलीवर और रोड्रिगेज जो दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये था, इसीलिए इसको क्या करें कहते हैं, मतलब PBR322, जिसमें ये P गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे P जो है वो स्मॉल होता है और BR जो है वो कैपिटल होता है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। तो सिकल सेल एनीमिया में जो है ये क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा राइट आंसर। बाकी और अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, एक तरीके का मतलब जो यहाँ पे चेंज कहाँ पे होता है, जो बीटा चेन होता है इसमें, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन, दो चेन होती है, ऑलरेडी बता चुके हैं हम, अल्फा चेन और बीटा चेन। इसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 146 अमाइनो एसिड्स की दो चेन होती है। तो जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन के 6th पोजीशन पे, मतलब ये ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, इसका जो 6th पोजीशन वाला है, मतलब मान लो ये 6वें वाला जो है, इसकी जगह पे 6th पोजीशन का जो वैलिन होता है, इसको ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यानी कि GAG होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। और इसमें फिर जब म्यूटेशन हो जाता है, आफ्टर म्यूटेशन, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये GUG में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये वैलिन में चेंज हो जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, वैलिन में चेंज हो जा रहा है। और ग्लूटामिक एसिड कैसा है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, और वैलिन कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जो भी चेंज हुआ यहाँ पे वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो चेंज हुआ है, ए से यू बन गया है बस। तो ये पॉइंट म्यूटेशन में आता है। और साथ ही साथ इसमें एक और लिख लो, पॉइंट म्यूटेशन के साथ साथ इसको हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन के नाम से, मतलब उसमें भी आता है, मिस सेंस म्यूटेशन की कैटेगरी में भी आता है। तो कई बार अगर पूछता है ये
नेक्स्ट टाइम हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन ना दे के मिस सेंस दे दे, तो ये हो जाएगा। मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेंज में ग्लूटामिक प्रेजेंट रहता है 6 पोजीशन पे बीटा चेन के, वो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। GAG चेंज हो जाता है GUG में। ड्यू टू दिस चेंज इन द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेस इन RBC, ठीक है। मतलब उसका जो आकार हो जाता है, ये देखो RBC का शेप पहले कैसा था, इस तरीके से था, तो ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। ये कैसा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन जब इसका शेप चेंज हो जाता है, इसमें ये RBCs पड़े हुए हैं, मतलब ये नॉर्मल RBC है, सॉरी ये नॉर्मल RBC है और ये इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, नॉर्मल HB। लेकिन जब इसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे हंसी आकार का हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो इसके हीमोग्लोबिन का भी चेंज हो गया और साथ ही साथ RBC का भी जो शेप है वो चेंज हो जाता है। और ये मतलब और जब इस तरीके से था तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, और जब अब ये शेप चेंज हो गया इसका, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, कम हो जाती है। एक क्वेश्चन ये आता है HbA HbS, ये क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये तो नॉर्मल है HbA HbA, ठीक है। ये कैसा है, ये नॉर्मल कंडीशन है, और ये कैसा है HbS HbS, ये कैसा हो जाता है, मतलब यहाँ पे 100% RBC कैसे हैं, सिक्कल शेप के हो चुके हैं। लेकिन HbA HbS क्या है, ये सिक्कल शेप्ड RBC हो जाते हैं, जिसमें 50% नॉर्मल 50% वो, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिक्कल सेल ट्रेट, ठीक है। ये सिकल सेल ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे, जो कॉन्गो पर्सन थे वहाँ पे उन लोगों के लिए मतलब ये कंडीशन एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता था। तो जब RBC इस तरीके से हो गया है, तो वहाँ पे उन लोगों ने इस कंडीशन को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो इससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट है 114 कह रहा है कि वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्केरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्टिंग। तो फोर्थ मोल्टिंग जो है उसकी कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। मैंने किसी स्टेट का एक मतलब पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने समझाया था, तो एक बार फिर से सुन लो, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हो। फर्स्ट मोल्टिंग इसकी सॉइल में होती है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग जो है वो लंग्स में होती है, और जो इसकी फोर्थ मोल्टिंग है वो इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। फिलहाल टाइम ज़्यादा लग रहा है इसीलिए इतना सफिशिएंट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टेमेटिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, मतलब उसका सिस्टेमेटिक नेम क्या है। तो LDH, मतलब वैसे इसको क्या पढ़ते हैं, LDH ही पढ़ते हैं ना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, LDH लिख सकते हैं। और इसका जो नाम है वो है LDH is an enzyme that catalyzes and the reversible conversion of lactate to pyruvate and vice versa, ठीक है। It is an important enzyme in the anaerobic metabolic pathway and is found in many organisms including plants and animals. LDH is also known by its ETs, मतलब इसको हम लोग EC नंबर भी बोलते हैं। ये देखो साथ में लिखा हुआ है ना, EC करके, तो बाई इट्स EC नंबर विच इज़ 1127, तो ये होगा 1127 करके। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे, मैं लिटरली बता रही हूँ, इस पेपर में मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अलग तरीके की देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज़ मतलब जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बस जो बुक में है वो एज इट इज़ पूछ लिया, बट हेयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर लिटरली आउट ऑफ ट्रैक। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन कह रहा है कि CD8 सेल रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन। तो ये एंटीजेंस जो है वो कहाँ के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मतलब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ, ठीक है। वैसे इस मतलब इसमें 2 तरीके के होते हैं, CD8 है, CD4। ये जो होते हैं ये होते हैं टी हेल्पर सेल्स, ये कहलाते हैं टी हेल्पर सेल्स, और ये कहलाते हैं टी किलर सेल्स। मतलब वो सेल
मतलब मे बी वायरल डिजीज़, वायरल है, बैक्टीरियल है, किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ये टी किलर सेल्स जो है वो उसको मारते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं 117 क्वेश्चन कह रहा है कि एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर होगा लिजार्ड। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स जो है वो कहाँ पे, लिजार्ड में पाई जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आज हम लोग यहीं तक के लिए मतलब इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी जो भी मतलब 118 से जो भी आगे के 150 तक के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो रहा है और बिना समझाए अगर मैं मतलब सिर्फ आंसर बता के भाग जाऊँ तो शायद वो तो आपको भी पता होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।